अब हम शेरशाह सूरी का उत्कर्ष प्रशासन, जैसे कि हमने इससे पहले शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में जाना था इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में, और उसके बाद जो अन्य जो प्रशासन के अंतर्गत व्यवस्था थी उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि सैन्य प्रबंध। शेरशाह सूरी के जो सेना, एक उच्च कोटि की सेना थी, उसने क्या अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली को पुनः स्थापित किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था, उसी प्रकार से शेरशाह सूरी ने भी अपनी सैन्य व्यवस्था में व्यापक सुधार कार्य किए। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी सेना में 1,50,000 घुड़सवार सैनिक थे और 25,000 पैदल सैनिक थे और 500 हाथी और तोपखाना विभाग भी मजबूत अवस्था में था। तो कुल मिलाकर उसकी सेना एक बहुत बड़ी और एक मजबूत सेना मानी जा सकती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शेरशाह सूरी ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। और लेकिन कुछ इतिहासकारों को मानना है कि यह अमीरों को जागीरें दी जाती थी और साधारण सैनिकों को नहीं। अलाउद्दीन की नीति को उसने पुनः अपनाया और जैसे घोड़ों को दागना, हुलिया नोट करना, सैनिकों को उनका रजिस्टर बनाना कि और जिससे कि सैनिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। इसका जो सैन्य प्रबंध शेरशाह का काफ़ी उच्च कोटि का माना जा सकता है। न्याय प्रशासन। अब हम न्याय के क्षेत्र में देखें तो शेरशाह स्वयं न्यायप्रिय शासक था। न्याय सबसे उत्तम धर्म नीति है, यह शेरशाह का मानना था कि न्याय सबसे उत्तम धर्म नीति है। वह इतना न्यायप्रिय था कि एक बार उसने अपने पुत्र जलाल को भी दंडित कर दिया था। उसका दोष यही था कि उसने एक बार एक स्त्री, स्नान करती हुई स्त्री पर पान का बीड़ा फेंक दिया था। जब इसकी शिकायत शेरशाह से की गई तो उसने अपने पुत्र को भी दंडित किया। प्रत्येक सरकार में मुख्य सिकदार फौजदारी मुकदमों का निर्णय करते थे। ठीक है, प्रत्येक सरकार में मुख्य सिकदार और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करते थे। मुंसिफ दीवानी फौजदारी मामलों को देखते थे। तो दीवानी और फौजदारी मामलों को देखभाल करने का जो जिम्मेदारी थी वो सिकदार और मुंसिफों की थी। जैसा अपराध होता था उसी के हिसाब से उनको दंडित किया जाता था और कठोर दंड व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। और राज्य में न्याय व्यवस्था के कारण प्रजा भी काफ़ी अपने शासक से प्रसन्न थी। इसके बाद देखते हैं पुलिस प्रशासन। गांव में जिम्मेदारी जो मुकद्दम की होती थी और पुलिस प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से राज्य यानी अपने राज्य में चोर, डाकुओं, लुटेरों से जनता की रक्षा की जाए, यानी प्रजा सुखी रहे। और पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इनकी योग्यता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि शासक शेरशाह सूरी अच्छी प्रकार से जानता था कि यदि पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लोगों में भय व्याप्त हो सकता है। अतः उसने पुलिस प्रशासन पर विशेष गुणवत्ता पर बल दिया, पुलिस प्रशासन की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया। इसके बाद गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग का कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्तचर विभाग का कार्य पड़ोसी राज्य की बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाओं को लाकर देना, जिससे कि भविष्य में होने वाली जो युद्ध है या घटनाएं हैं उनसे किस प्रकार निपटा जाए। तो गुप्तचर व्यवस्था जैसा कि पूर्व में सुल्तानों ने अच्छी बनाए रखी, उसी प्रकार शेरशाह ने भी गुप्तचर विभाग को मजबूती से स्थापित किया। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था और गुप्तचर पद्धति को पुनः स्थापित किया था। यानी शेरशाह ने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो गुप्तचर प्रणाली और डाक व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित किया। इस विभाग का अध्यक्ष
दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। इस विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता था? दरोगा ए डाक चौकी, जिसके अधीन समाचार लेखक एवं समाचार वाहक होते थे। यानी ये गुप्तचर विभाग डाक व्यवस्था का भी कार्य देखता था, जिसके अधीन समाचार लेखक और समाचार वाहक होते थे। व्यापार और वाणिज्य, शेरशाह सूरी ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण कराया। उसका मानना था कि यदि आवागमन के साधन अच्छे होंगे तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की असुविधा नहीं होगी, और जिससे कि किसानों और बड़े बड़े व्यापारी और उद्योग हैं वो उन्नत अवस्था में पहुंच सकेंगे। अतः उसने स्थल मार्ग, जल मार्ग और देसी और विदेशी व्यापार पर विशेष बल दिया, जिसमें प्रमुख रूप से खाद्य वस्तुएं और अन्य प्रकार की जो जरूरत की वस्तुओं का आयात निर्यात शेरशाह के समय में बड़े पैमाने पर हुआ, जिससे कि राज्य की आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो शेरशाह ने इस व्यापार वाणिज्य पर भी विशेष ध्यान दिया। मुद्रा व्यवस्था, अब उसके शासन प्रबंध में मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार की थी? उसने चांदी का रुपया और तांबे की अठन्नियाँ और चवन्नियाँ, दुवन्नियाँ और आने चलाए, क्योंकि उसका मानना था कि मुद्रा के माध्यम से ही सामान का लेन देन आसानी से हो सकता है। क्रय विक्रय करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने चांदी का रुपया, तांबे की अठन्नियाँ, चवन्नियाँ, दुवन्नियाँ और आने चलवाए। चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का था, मतलब शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्राम का, जिस सिक्के में 180 ग्रेन के सिक्के में 175 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी, और तांबे के दान का वजन 330 ग्रेन था। रुपया 330 ग्रेन का रुपया एवं दाम 1 और 64 का अनुपात होता था। रुपया और एवं दाम में 1 और 64 का अनुपात होता था। उसने मुद्रा व्यवस्था के लिए टकसालें भी खुलवाई, जिससे कि मुद्रा प्रचलन में कोई किसी प्रकार की बाधा न आए। तो मुद्रा व्यवस्था भी शेरशाह सूरी की एक अच्छी मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण के कार्य, तो सार्वजनिक निर्माण के कार्य में उसने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरायों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, शिक्षा के लिए उसने मदरसे खुलवाए, मस्जिदें बनवाई, और उसने विभिन्न सड़कों का भी निर्माण कराया, जिसको जैसे शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क मानी जा सकती है यातायात के दृष्टि से। सड़कों में पहली सड़क सोनार गांव से रोहतास तक बनवाई, जिससे सड़के आजम के नाम से पुकारा जाता है। पहली सड़क सोनार गांव से रोहतास तक बनवाई, जिसे सड़के आजम के नाम से पुकारा जाता है। शेरशाह सूरी को सड़कों का निर्माण करने का विशेष शौक था, क्योंकि वह उसी के समय में विशाल सड़कों का निर्माण हुआ, और जिससे व्यापारियों को भी विशेष लाभ हुआ। शेरशाह का मूल्यांकन करें तो शेरशाह सूरी एक योग्य, दूरदर्शी, कुशल शासक माना जा सकता है। उसने अपने शासन व्यवस्था में जो भू बंदोबस्त, जिसे टोडर बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, और उसने भूमि का वर्गीकरण, भूमि की पैमाइश और कर व्यवस्था को उचित ढंग से लागू करना, सैन्य व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति के अनुसार आधार तैयार करना, ये उसकी विशेष कुशलता मानी जा सकती है। शेरशाह अपने जीवन पर्यंत सदैव इसी बात का प्रयत्न करता रहा कि किसी प्रकार से राज्य की प्रजा को कोई विशेष कष्ट ना पहुँचे। तो शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने मुगलों से पुनः सत्ता छीनी और गद्दी प्राप्त की, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अफगानों के हाथ से सत्ता निकल गई थी। तो शेरशाह सूरी का अपना इतिहास में विशेष महत्व है।
और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर शेरशाह सूरी की बहुत सी बातें आज भी देखने को मिलती हैं। शेरशाह के उत्तराधिकारी, शेरशाह के सूरी की मृत्यु के बाद पहला जो शासक जो था इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी। तो जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जलाल खां को अमीरों ने गद्दी पर बिठाया, जिसने इस्लाम शाह का नाम धारण किया, किंतु आम लोग उसे सलीम शाह कहते थे। क्या कहते थे? सलीम शाह। उसने इस्लाम शाह का नाम धारण करके गद्दी बैठा, आम लोग उसे सलीम शाह कहते थे। उस इस्लाम शाह ने अपने पत्नी यानी अपनी पत्नी बीबी बाई को यह बताया था आखिरी समय में कि वह मुबारक खां की हत्या करवा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे ये संदेह था कि वह उसके पुत्र की हत्या ना करवा दे। तो और वह बाद में मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिरोज शाह 1553 ईस्वी, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज गद्दी पर बैठता है और बैठने के तीसरे दिन ही, मतलब फिरोज जब गद्दी बैठता है उसे 3 दिन के अंदर ही, तीसरे दिन ही मामा मुबारक खां ने हत्या उसकी कर दी और गद्दी हत्या दी और मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर वह बैठा। किसके नाम से? मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी बैठा और वह अदली के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। मुबारक खां जो मोहम्मद शाह आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और वह अदली के नाम से प्रसिद्ध था। जैसा कि पूर्व में इस्लाम साहब ने भी कहा था कि मुबारक खां किसी भी प्रकार से अच्छा व्यक्ति नहीं है, और ऐसा ही यहाँ पे होता है कि इस्लाम शाह के पुत्र फिरोज की हत्या ये मुबारक खां करके गद्दी हत्या लेता है और आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, जिसे अदली के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 57 ईस्वी तक शासक रहता है। यह बहुत ही निकम्मा भोगविलासी शासक था और इसके कार्य इस प्रकार के थे कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है और जिसके ये सदैव अमीरों को प्रसन्न करने में लगा रहता था। इसने शासन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे कि शासन व्यवस्था चरमराने लगी। और बाद में अहमद खां इसकी कमजोरी और इसकी अयोग्यता का लाभ उठाते हुए अहमद खां सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सत्ता हत्या लेता है और गद्दी बैठता है। जो सिकंदर शाह, जिसका पूर्व में नाम अहमद शाह था, ये शासक का यानी बहनोई था, यानी मोहम्मद आदिल शाह। तो ये गद्दी हत्या लेता है और 1544 ईस्वी में हुमायूं के साथ मच्छीवाड़ा युद्ध में सिकंदर शाह बुरी तरह पराजित होता है और पराजित होने के बाद वह पुनः प्रयास करता है हुमायूं से युद्ध करने के, जिसके कारण 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पराजित होकर पंजाब की पहाड़ियों में सिकंदर शाह भाग जाता है और हुमायूं दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकंदर शाह के बाद पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। जो खोई हुई सत्ता थी वो हुमायूं को पुनः प्राप्त हो जाती है कि मुगल वंश पुनः दिल्ली की गद्दी पे आसीन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखा कि मच्छीवाड़ा युद्ध और सरहिंद के युद्ध के बाद मुगल वंश की पुनः शुरुआत। तो अफगान शक्ति ने जैसे बिलीग्राम के युद्ध के बाद सत्ता छीनी थी हुमायूं से, वैसे ही हुमायूं सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है। तो हमने देखा कि शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध में सैन्य प्रबंध, न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गुप्तचर विभाग, व्यापार वाणिज्य विभाग, मुद्रा व्यवस्था और उसके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्य, शेरशाह का मूल्यांकन, शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह और सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के बाद ये शेरशाह सूरी के
वंश का अंत और हुमायूं का शासन चालू यानी मुगल वंश पुनः स्थापित होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, चलो।